वेलकम टू फिज़िक्स OH। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 फिज़िक्स नेक्स्ट चैप्टर और वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो देखिए, फोर्स की कॉन्सेप्ट जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इसकी जो शुरुआत होती है वह होती है गैलीलियो के टाइम से। गैलीलियो के टाइम आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है कि गैलीलियो वो थे जिन्होंने सबसे पहले यह बताया था कि एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो वह मोशन में ही रहना चाहता है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह मोशन या रेस्ट को क्या करता है, अपोज करता है, एनी चेंज इन इट्स प्रेजेंट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, इसे वो क्या कहते हैं, इसे वो इनर्शिया कहते हैं, ठीक है ना। और फिर हमने देखा था कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ऐसे 3 तरह के इनर्शियाज जो हैं वो भी हमने पढ़े थे 9th स्टैंडर्ड में, है ना। मैं 9th स्टैंडर्ड का बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है, वो आप जानते हैं। और अगर लगता है तो 9th स्टैंडर्ड की लिंक्स जो हैं मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। हमारी प्लेलिस्ट में 9th स्टैंडर्ड के जो वीडियोस हैं उसमें आप उसको बहुत डिटेल में समझ सकते हैं अगर लगता है तो। पर आज जो मैं बात करने वाला हूँ, देखिए गैलीलियो ने जब कॉन्सेप्ट इनर्शिया का दिया, याद रखिए इनर्शिया का कॉन्सेप्ट जब गैलीलियो ने दिया तो उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो इनर्शिया होता है यह डिपेंड करता है एक फिज़िकल क्वांटिटी पर, और वह फिज़िकल क्वांटिटी होती है मास। क्या होती है? मास। सो इनर्शिया जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, या कहिए कि मास ही इनर्शिया है ना। मास ही जो है वह इनर्शिया है। आई बात समझ में? तो इनर्शिया इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वांटिटी विच डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मास। क्योंकि देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी होती है अपने प्रेजेंट स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को अपोज करने की, वह टेंडेंसी बेसिकली डिपेंड किस बात पर करती है? वह टेंडेंसी बेसिकली इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका मास कितना है। हल्के ऑब्जेक्ट्स को, लाइटर ऑब्जेक्ट्स को आप आसानी से मूव कर सकते हैं, लेकिन हैवियर ऑब्जेक्ट्स को मूव करना उतना आसान नहीं होता है। एंड द वेरी रीज़न बिहाइंड इट इज़, आपको पता है कि क्योंकि भारी ऑब्जेक्ट जो होगा उसका मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। दैट इज़ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिमिलरली अगर एक कोई हैवी ऑब्जेक्ट आ रहा है आपकी ओर तो उसको रोकना आसान नहीं होगा। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू स्टॉप इट, एंड दैट द रीज़न बिहाइंड इट इज़ अगेन द inertia of motion. You know that inertia, greater the inertia, more would be the mass, and because of the if heavier is the object तो उसका मास ज़्यादा होगा, और अगर मास ज़्यादा है तो उसको स्टॉप करना आसान नहीं होगा क्योंकि उसकी टेंडेंसी टू रिमेन इन मोशन क्या रहेगी? ज़्यादा होगी। सो दिस इज़ बेसिकली अ वेरी सिंपल वे टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब देखिए, जब ये इनर्शिया की कॉन्सेप्ट दी गई तो गैलीलियो जो थे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दी थी, और गैलीलियो की कॉन्सेप्ट को ही आगे बढ़ाते हुए न्यूटन ने कहा, है ना। उनके फर्स्ट लॉ में देयर आर 3 लॉज, न्यूटन के 3 लॉज हैं, ठीक है ना। उसमें से जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना, तो वो रेस्ट में ही रहेगा, है ना। मतलब उसकी टेंडेंसी होगी कि वो रेस्ट में रहे। और अगर वो मोशन में है तो उसकी टेंडेंसी होगी कि वह मोशन में ही रहे। ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज इन मोशन इट वांट्स टू कीप ऑन मूविंग, ठीक है ना। इट वांट्स टू कीप ऑन मूविंग अनटिल एंड अनलेस। अब देखो, ये तो कॉन्सेप्ट यहाँ तक तो इनर्शिया ही है, इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है, यहाँ तक तो सब इनर्शिया ही चल रहा है। डेफिनेटली ये इनर्शिया ही है, लेकिन गैलीलियो की कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए न्यूटन ने कहा कि अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट, है ना। जब तक कि एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं अप्लाई किया जाता है तो वो क्या होगा? जब तक कि वो एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाता है तब तक जो है ऑब्जेक्ट इसी तरह मूव करता होगा। आई बात समझ में? सो इनर्शिया की कॉन्सेप्ट के साथ में उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट को ऐड किया, और वो था फोर्स का कॉन्सेप्ट, है ना। और ये है फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ सेज दैट if an object is at rest it wants to remain at rest, if it is in motion it wants to remain in motion until and unless an external unbalanced force is important, क्योंकि
एक्सटर्नल तो ठीक है, उसके साथ अनबैलेंस्ड भी होना चाहिए। अनबैलेंस्ड जब होगा तभी क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स होने पर ही जो है वो लीड करेगा मोशन को, ठीक है ना। सो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज व्हाट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इंपॉर्टेंस क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इंपॉर्टेंस ये था कि ये जो है, इस लॉ ने एक्चुअली, इस फर्स्ट लॉ ने फोर्स को डिफाइन किया। ओके, दिस इज द लॉ विच डिफाइंड फोर्स। ये ऐसा लॉ था जिसने कि फोर्स को क्या किया, डिफाइन किया, है ना। क्योंकि इसके पहले फोर्स को डिफाइन नहीं किया जा रहा था, ठीक है। फोर्स एक नई क्वांटिटी यहाँ पर आई और वो क्या थी, वो ये थी कि फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज व्हाट विच इज ब्रिंगिंग द चेंज इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो यह कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इट कॉइन्स अ न्यू physical quantity which is force, okay, or in fact you should say it defined force, okay. Now we will see a concept which is extremely important, which is called momentum. देखिए momentum क्या होता है, एक बात याद रखिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वह मोशन में है तो वो मोशन में ही रहता है ना। पर क्या कोई तरीका है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि उसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है, हाउ मच, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन, कितना मोशन है, ज़्यादा है या कम है, ये कैसे डिटरमिन होता है? तो याद रखिए, ये जो क्वांटिटी ऑफ मोशन की हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांटिटी ऑफ मोशन, सो दिस क्वांटिटी ऑफ मोशन इज डिटरमिन्ड, क्वांटिटी ऑफ मोशन इज डिटरमिन्ड बाय अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है ना। क्वांटिटी ऑफ मोशन को एक फिजिकल क्वांटिटी से डिटरमिन किया जाता है जिसे हम मोमेंटम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। आई बात समझ में? इसे हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम जो होता है, आप देखिए इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम, कि आप इसको ऐसा समझिए कि अगर मान लीजिए आप एक छोटा बच्चा है, वो ट्राइसिकल पे जा रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उसको फोर्स लगा के स्टॉप कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर उतनी स्पीड से उसके पिताजी जो हैं पीछे होंडा सिटी से आ रहे हैं, तो क्या आप उनको रोक पाएंगे फोर्स लगाकर? डेफिनेटली नॉट। क्यों? क्योंकि सेकंड केस में होंडा सिटी जो है उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है, तो आपके हर्ट होने की संभावना ज़्यादा है उसमें, ठीक है कि नहीं। तो आपको पता है क्वांटिटी ऑफ मोशन उसमें ज़्यादा है जिसका मास ज़्यादा है। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन जिसको हम मोमेंटम कहते हैं और इसको P से डिनोट करते हैं, याद रखिए कि यह जो है मास पर डिपेंड करता है ना, ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई जो है, जो वो गन में लोड करने वाली बुलेट रहती है, उस बुलेट को लेकर फेंकता है, थ्रो करता है, तो आप उसको कैच कर सकते हो, है ना। अगर फेंका, उसको थ्रो किया तो पकड़ लोगे, है ना, कैच करते आता होगा तो पकड़ लोगे, उसमें क्या है। लेकिन अगर उसको फायर किया तो आप उसको कैच कर सकोगे क्या? इफ इट इज बीइंग फायर्ड एट यू, देन विल यू एबल टू कैच इट? नो। मास तो वही है, जब फेंका था, जब थ्रो किया था तब भी मास वही था, और जब फायर किया तब भी मास वही है। लेकिन जब फायर किया उस समय जो वेलोसिटी है वह क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन सेकंड केस में जब वेलोसिटी ज़्यादा है तब ज़्यादा हो रही है। इससे एक और बात पता चलती है, और वो ये है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन जो होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के भी। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। So now you can see that the momentum is dependent on mass and velocity, or because it is dependent on both, we can say that it is equal to product of mass and velocity. P is equals to m into v, and this is what is called momentum. इसे momentum कहा जाता है। अब इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो देखिए, मास की यूनिट होती है kg और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। मास की यूनिट है kg और वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इट्स यूनिट वुड बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इतना समझ में आ गया आपको? चलिए, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इस मोमेंटम का इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए, इसके पहले थोड़ा सा ग्राफ समझ लेते हैं इसके। मान लीजिए कि अगर m जो है ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट है, मास इज कांस्टेंट,
तो क्या आप मोमेंटम और वेलोसिटी में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं? अगर मास कांस्टेंट है तो P इक्वल्स टू mv है, मास अगर कांस्टेंट है तो मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, अगर आप ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो ये ग्राफ जो होगा वो इस तरह से होगा, स्ट्रेट लाइन। याद रखिए, दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़ के बीच में जो ग्राफ होता है वह कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। दैट ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? इतना समझ में आ गया सभी को? आगे अगर बात करते हैं फिर से, अब मान लीजिए P इक्वल्स टू mv आपको पता है। अगर मान लीजिए कि इसमें मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट एंड यू हैव टू डिटरमिन यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन से मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी, तो कैसे करेंगे? तो देखिए, वेलोसिटी और मास लेंगे। अब आपको पता है P इक्वल्स टू mv होता है, मोमेंटम कांस्टेंट है, तो मास इज इक्वल टू P अपॉन v हो जाएगा, या दिस इंप्लाइज m इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। कहने का मतलब क्या होगा कि मास ज़्यादा वेलोसिटी कम, वेलोसिटी ज़्यादा मास कम, है ना। और इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है आपको कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब होता है कि जो ग्राफ होता है हमेशा इस फॉर्म में होता है। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस ग्राफ इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये हमेशा जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ही फॉर्म में क्या होता है? पाया जाता है। दिस इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, दो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़ के बीच में जो ग्राफ होगा वो हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं। ऐसे देखिए, ये जो है ग्राफिकल एनालिसिस है इन क्वांटिटीज़ का कि कैसे हम इनके बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। नाउ लेट अस कंटिन्यू दिस डिस्कशन, विद द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? तो देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये क्या काम करता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या करता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वह आपको बताता है कि फोर्स को कैसे डिफाइन करें। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली टेल्स अस दैट हाउ कैन वी मेजर द फोर्स, है ना। सो ये आपको देता है एक तरीका जिससे कि आप फोर्स को मेजर कर सकते हैं। यू कैन मेजर द फोर्स बाय दिस, ठीक है ना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दिस इज़ अ वे टू एक्चुअली मेजर द फोर्स। अब आप देखिए, फोर्स जो है इसको मेजर कैसे करते हैं, मतलब क्या तरीका है? तो आप देखिए, अगर मान लीजिए कि एक बॉल है, अगर उस बॉल को आप मान लीजिए वो क्रिकेट खेल रहे हैं और सिंगल लेना है, या चलिए गोल्फ खेल रहे हैं और गोल्फ में एक छोटी डिस्टेंस तक पहुंचाना है, तो क्या आप बहुत तेज़ी से मारते हैं क्या? नहीं। उस केस में प्लेयर जो है वो धीरे से, गोल्फर जो है उसको धीरे से पुश करता है। पर अगर उसको दूर पहुंचाना है तो बहुत तेज़ी से मारता है, धीरे और तेज़ी से। अच्छा, जब वो धीरे हिट करता है तो बॉल जो है वो जब स्टेशनरी रहती है और फिर वो रोल कर जाती है ना, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर वो दूर जाने वाली है, अगर आपने तेज़ी से हिट किया तो फिर वो बहुत दूर जाएगी, है ना, और वो बहुत तेज़ी से जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि आप जब ज़ोर से हिट करते हैं उसे, यानी फोर्स ज़्यादा लगाते हैं, तो ज़ोर से हिट करने पर बॉल जो है वो उसकी वेलोसिटी में चेंज जल्दी आता है ना, या ज़्यादा आता है। लेकिन अगर आप धीरे से हिट करते हैं तो उसकी वेलोसिटी में चेंज कम आता है। कहने का मतलब क्या है? वेलोसिटी के साथ साथ उसमें मास भी एसोसिएटेड है, और आपको पता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वह होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उस समय क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई करने पर उसके मोमेंटम में परिवर्तन आ रहा है। और ये मोमेंटम में चेंज जो है, इसको आप क्या कर सकते हैं? इससे आप मेजर कर सकते हैं और इससे आप फोर्स निकाल सकते हैं। तो देखिए, फोर्स को निकालने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो दिया वह कहता है कि फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, force applied on an object is directly proportional to rate of change of linear momentum of the object. Force applied on an object is directly proportional to rate of change of linear momentum of the object, है ना। इस तरह से इसे डिफाइन किया गया है, ये सेकेंड लॉ है और इससे आप फोर्स को मेजर कर सकते हैं। अब आप ध्यान से समझिए, आपको पता है कि अगर मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम जो है वो क्या होता है? P वेक्टर इक्वल्स टू m इंटू वी वेक्टर होता है ना, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ होगा, देखिए dp वेक्टर मतलब क्या है मालूम है? dp वेक्टर मतलब एक्चुअली डेल p वेक्टर है। डेल p का मतलब क्या होता है?
डेल मतलब होता है, जब भी डेल लिखते हैं केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि डेल का मतलब होता है चेंज। तो ये हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है, क्या हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये होगा डीपी वेक्टर या डेल पी वेक्टर। क्लियर है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। और अब आप क्या कर सकते हैं, पी वेक्टर इक्वल्स टू एम इंटू वी वेक्टर है ना। तो ये समझ में आया आपको कि डीपी वेक्टर मतलब डेल पी वेक्टर है और इसका मतलब है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप कि एफ वेक्टर जो होता है वह हो जाएगा डेल पी वेक्टर बाय डेल टी वेक्टर। ऐसा वेक्टर नहीं होता है, डेल टी होता है, वेक्टर नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब जब डेल टी टेंड्स टू जीरो हो जाता है ना, हमने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की कॉन्सेप्ट में कि जब डेल टी टेंड्स टू जीरो हो जाता है तो ये डी पी बाई डी टी हो जाता है ना। डेल पी बाई डेल टी जो है वो क्या हो जाता है, डी पी बाई डी टी हो जाता है। आई बात समझ, डेल पी बाई डेल टी जो है वो क्या हो जाता है, डी पी बाई डी टी हो जाता है। ठीक, अब यहाँ आपको एक बात समझना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब इसको आप डी पी वैक्टर बाई डी टी ही रखें क्योंकि हम उसी को यूज़ करने वाले हैं। अब पी वेक्टर जो है आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, तो आप लिख सकते हैं ये कांस्टेंट क्या है, के है। फिर ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ पी वेक्टर। पी वेक्टर मतलब एम इंटू वी वेक्टर, ठीक है, एम कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ वी वेक्टर। अच्छा, अब बताइए आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा डी वी वैक्टर बाई डी टी जो है दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, दैट इज ए वैक्टर, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एफ वैक्टर इज इक्वल टू के एम और यहाँ लिख सकते हैं ए वैक्टर। अच्छा, के जो है ये ऐसा यूनिट में इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये एफ वैक्टर जो है ये आ जाएगा एम ए वैक्टर। फोर्स वैक्टर इज इक्वल टू एम ए वैक्टर। आई बात समझ में। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो आप इसको एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए लिख सकते हैं। और यह भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ही है ना। इसको मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि अगर आपके पास मास है और आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया ऑब्जेक्ट का, तो उससे आप फोर्स फाइंड कर सकते हैं। बाय दैट यू कैन डिटरमिन द फोर्स। अब हम कुछ कंक्लूजन्स जो हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के उन्हें देखते हैं। तो देखिए कुछ कंक्लूजन्स जो हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के वो हम देख रहे हैं। कुछ कंक्लूजन्स कुछ इस तरह से हैं, देखिए आप ज़रा ध्यान से आप समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी जो है अगर वह कांस्टेंट है, इफ़ द वेलोसिटी इफ़ वी वांट दैट ऑब्जेक्ट शुड मूव विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वह कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, चलिए v कांस्टेंट कर देते हैं। अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट करना है तो ध्यान से देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी, जब dv बाई dt वेलोसिटी कांस्टेंट है अगर, तो इसका चेंज क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम क्या होगा, वो हो जाएगा 0। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वुड बी 0। आई बात समझ में। और अगर ये dv बाई dt 0 हो गया, अब आप देखिए यही तो एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। अगर आप बोलते हैं f इजिकल्स टू एम इंटू ए, एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स भी तो 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। क्या कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है तो उसके लिए किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं है, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इट विल कीप ऑन मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, उसमें कोई भी फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। वी डोंट नीड एनी फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये जो है ये क्या बताता है कि जो फोर्स है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सेकेंड लॉ इज अ वेक्टर लॉ। व्हाट डज इट मीन कि जैसे हम लिखते हैं f इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी, ऐसा लिखते हैं, तो इसको हमें वेक्टर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना है, या चाहें तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इनको वेक्टर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दीजिए। कहने का मतलब है x कंपोनेंट अगर आप ले रहे हैं तो इसको आप लिख सकते हैं डी वी एक्स वैक्टर बाय डी टी। एफ वाई अगर आप ले रहे हैं तो ये आएगा एम
डी वी वाई वैक्टर बाय डी टी। एफ जेड अगर हम ले रहे हैं तो ये आएगा एम डी वी जेड वैक्टर बाय डी टी। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप इनको एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन डिवाइड दिस इनटू कंपोनेंट्स एक्स वाई एंड जेड। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स। अब देखिए इम्पल्स क्या होता है। तो इम्पल्सिव फोर्स का मतलब होता है कि अगर एक लार्ज फोर्स को अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर एक शॉर्ट टाइम में, सो दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। इफ अ लार्ज फोर्स इज अप्लाइड ऑन इन अ शॉर्ट टाइम और फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसको इम्पल्स कहा जाता है। जैसे क्रिकेट खेलते समय जो बॉल आती है तो बैट से हिट किया जाता है, तो वो एक छोटे समय के लिए होता है। ऐसे अगर अपन नेल इंसर्ट करना चाहते हैं वॉल में तो अपन उसको हैमर करते हैं, वो फिर से क्या है, वो फिर से इम्पल्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब देखिए इम्पल्स जो होता है वो क्या होता है। इम्पल्स को आप ऐसे समझ सकते हैं, आई से डिनोट करते हैं। आप मान लीजिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इट इज एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, अब आप देखिए आपको पता है कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डी वेक्टर बाय डी होता है। तो दिस इम्प्लाइज एफ वेक्टर डी जो है वो क्या हो जाएगा, डी पी वैक्टर हो जाएगा। एफ वेक्टर डी जो है वो क्या हो जाएगा, डी पी वैक्टर हो जाएगा। दैट विल बी डी पी वैक्टर। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिए तो ये इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे ये हो जाएगा एफ वेक्टर डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी पी वैक्टर। ठीक है, अब देखिए एफ वेक्टर तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ सकता है, एवरेज ले रहे हैं हम, और इनटू अब देखिए डी टी जो है इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये 0 से लेकर टी तक, मतलब जैसे जब फोर्स लगा ही नहीं तो उस समय 0 टाइम, और टी टाइम तक जब तक कि फोर्स पूरा लग गया है ना। तो देखिए इसको ऐसा समझ सकते हो आप, देखिए इम्पल्सिव फोर्स को ऐसा समझ सकते हो कि जैसे फोर्स है और इधर टाइम है। मान लीजिए कि एक टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए इस स्पान में क्या होता है, इस डेल्टा टी स्पान में क्या होता है कि फोर्स लगता है, मैक्सिमम होता है और चला जाता है। अब हमने एवरेज मतलब यहाँ कहीं इसको एवरेज ले लिया, ये एवरेज है इसका, एफ एवरेज। ठीक है, और आप कह रहे हैं एफ एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टाइम यानी कि डेल्टा टी। तो अब यहाँ डेल्टा टी की बजाय आप क्या कह रहे हैं, अपर लिमिट। देखिए इंटीग्रेशन डी टी जो होता है वो होता है टी। ठीक है, तो टी और लिमिट है 0 से लेकर टी तक, है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। इंटीग्रेशन डीपी वेक्टर में क्या करेंगे आप लिखेंगे देखिए इंटीग्रेशन डीपी वेक्टर आप कर रहे हैं, आप यहाँ लिखेंगे पी इनिशियल और पी फाइनल। अब देखो इंटीग्रेशन डीपी वेक्टर हो जाएगा क्या, पी वेक्टर, और लोअर लिमिट है इनिशियल और अपर लिमिट है फाइनल। इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा एफ वेक्टर, टी माइनस 0 मतलब टी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखेंगे पी एफ वेक्टर माइनस पी आई वेक्टर। आई बात समझ, पी एफ वेक्टर माइनस पी आई वेक्टर। तो ये जो है आपको एफ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय टी, जिसको कि हमने क्या कहा था, इम्पल्स कहा था, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और वो किसके इक्वल आ रहा है, पी एफ वेक्टर माइनस पी आई वेक्टर। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है। अच्छा एक और बात, इम्पल्स जो है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको इसको बेसिकली ऐसा लिखना है, आई वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर इनटू डेल्टा टी एंड दैट इज इक्वल टू पी वेक्टर एफ माइनस पी आई वेक्टर। ठीक है, मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी आप कर रहे हैं वह क्या आ रहा है, चेंज इन द लीनियर मोमेंटम के इक्वल आ रहा है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन द लीनियर मोमेंटम। सो आई वेक्टर that is the impulse is equal to f vector into delta t and that is equals to p f vector minus p I vector, and this is how you can actually find the impulse. This is the formula for the impulse. अब इसका देखिए बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे आप समझिए कि आप नेल को जब हिट करते हैं या बैट बॉल को जब हिट करता है तो एक छोटे से समय में बहुत बड़ा फोर्स लग जाता है, और ये
छोटे से समय में बहुत बड़ा फोर्स जब लगाते हैं तो क्या होता है, तो उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्सेस कहते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए इसको ग्राफ के फॉर्म में जैसे यहाँ बताया गया है, इस फॉर्म में अगर हम समझे कि इम्पल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा। जैसे ये इम्पल्स इस तरह से है, तो बेसिकली क्या होता है कि ये पूरा फोर्स है, ये फोर्स की वैल्यूज़ बता रहे हैं अलग अलग टाइम पे, और ये टाइम है। तो क्या होगा बेसिकली, ये जो है ना, ये इसका टाइम है, ये लेट इट बी टी। तो आप जब F इंटू टी करते हैं ना, तो आपको ये पूरा एरिया मिल जाता है, यू विल गेट दिस एरिया। आई बात समझ में? तो इम्पल्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, इम्पल्स का बेसिक मतलब होता है कि अगर हम ग्राफिकली बात करें तो हम ये एरिया निकाल रहे हैं, क्योंकि आप देखो एवरेज फोर्स लेंगे आप तो यहाँ कहीं आएगा, और टाइम ले लेंगे तो एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम आपको बेसिकली इस कर्व का क्या दे देगा, एरिया दे देगा, है ना, एरिया बिटवीन दी कर्व्स दे देगा, जो कि एफ डेल्टा टी कर्व, एफ टी कर्व और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया है, दैट विल गिव यू इम्पल्स। ठीक है, अब इम्पल्स के कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो हैं वो होते हैं, जो कि आपने लोअर क्लासेस में भी डेफिनेटली पढ़े होंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आपने देखा होगा कि जो हैंड्स जब कैच करते हैं तो ऐसा सजेस्ट किया जाता है क्रिकेट प्लेयर्स को दैट वाइल टेकिंग द कैच दे शुड लोअर देयर हैंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉल, है ना। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो जो टाइम है, आप समझिएगा, है ना, ये जो है टाइम डेल्टा टी, अगर वो नहीं करेंगे तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी कम रहेगा, मतलब ये ऐसी रुक जाएगी। अगर वो ऐसी रुक गई, रुकी नहीं, कैच नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगर ऐसी रुक गई तो ये छोटे टाइम में होगा, तो डेल्टा टी अगर छोटा है तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना, फोर्स वुड बी मोर। तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना है बॉल पर, तो बॉल भी आपके हाथ पर ज़्यादा फोर्स लगाएगी तो वो हर्ट करेगी। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कैच करते हैं तो क्या होता है, डेल्टा टी बढ़ जाता है, डेल्टा टी बढ़ जाता है तो फोर्स कम लगता है। अगर डेल्टा टी बढ़ा देते हैं तो फोर्स कम लगता है, और कम फोर्स मतलब आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, तो बॉल भी आप पर कम फोर्स लगाएगी, तो आपको हर्ट होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। इसके अलावा कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम पढ़ते हैं, जैसे बबल रैपिंग, और इसके अलावा जो एथलीट्स हैं उनको कुशन बेड या सैंड बेड प्रोवाइड किए जाते हैं, सब इसी का एक एप्लीकेशन है ना। आपने देखा होगा कि जो बबल रैपिंग होती है तो वो क्या करती है, जर्क्स के दौरान डेल्टा टी बढ़ा देती है, तो फोर्स कम हो जाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आप आपकी डेली लाइफ में समझ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। और अगर इसको और डिटेल में देखना है तो फिर से मैं सजेस्ट करूँगा 9th स्टैंडर्ड के कुछ वीडियोस में फॉरवर्ड कर दूंगा, आप उन वीडियोस को देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। एक्चुअली क्योंकि ये 11th लेवल में इसको ज़्यादा डिस्कस करने से सेंस नहीं मिलता, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए, एक एग्जांपल है, वो एथलीट्स जो हैं वो सैंड बेड पर जब गिरते हैं, तो सैंड बेड पर गिरते हैं तो जो रुकने का टाइम होता है वो डेल्टा टी ज़्यादा होता है। अगर वो टाइम इंटरवल ज़्यादा है तो फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, इसलिए उनको हर्ट कम करता है। पर अगर वो एथलीट जो है वो कॉन्क्रीट फ्लोर पर कूद जाएँ तो डेफिनेटली वो हर्ट करेगा, हम भी कूद जाएं तो हमें हर्ट करेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो डेल्टा टी उसमें कम होता है, स्टॉप होने में लगने वाला टाइम कम होता है। अगर ये कम है तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, और अगर फोर्स ज़्यादा है तो वो हर्ट ज़्यादा करेगा। एम आई क्लियर? तो ये जो है, यह इम्पल्स की कॉन्सेप्ट है जो हम हमारी डेली लाइफ में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। आई होप ये सब आपको समझ में आया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए, फर्स्ट लॉ का इंपॉर्टेंस क्या था? फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स, सेकेंड लॉ इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, एंड द थर्ड लॉ, व्हाट डज थर्ड लॉ डू? थर्ड लॉ इट एक्चुअली गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, थर्ड लॉ जो है वह डायरेक्शन ऑफ फोर्स देता है। थर्ड लॉ का स्टेटमेंट सबसे आसान है, फॉर एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. हर एक्शन के लिए जो है एक इक्वल और अपोजिट क्या है, रिएक्शन है। दिस इज व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या बताता है, देखिए एक्शन और रिएक्शन यहाँ पर क्या है, दीज एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेज। ये क्या है, फोर्सेज हैं, दे आर दी फोर्सेज हियर।
Okay, action and reactions are the forces. Okay, do remember that when we say they are the forces. Okay, एक और बात पता चल रही है कि एक्शन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रिएक्शन. इसका क्या मतलब है कि अगर एक फोर्स एक दिशा में लग रहा है, एक डायरेक्शन में लग रहा है, तो रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, लग रहा है ना. इफ एक्शन इज एक्टिंग इन वन डायरेक्शन देन द रिएक्शन इज एक्टिंग इन दी other direction. Okay, so this is what is action is equal to minus of reaction. There are many examples of action and reaction in your daily life, like while walking what we do. walk करते समय हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे पुश करते हैं अर्थ को, तो ये एक्शन है. और रिजल्ट में जो अर्थ है वो भी हमें पुश करती है इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड अपोजिट डायरेक्शन, ये रिएक्शन है. अब एक्शन इस तरफ हो रही है और रिएक्शन इस तरफ हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो क्या है, इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, और डायरेक्शन में वो क्या है, अपोजिट है. दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन. ओके, तो यही बताना है कि एक्शन और रिएक्शन जो हैं वह दो फोर्सेस हैं. याद रखिए ये एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक्शन और रिएक्शन जो हैं वह हमेशा पेयर्स में लगते हैं. दे ऑलवेज एक्ट इन पेयर्स. ओके, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस दे ऑलवेज एक्ट इन पेयर्स. कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि एक्शन और रिएक्शन जो होती है वह हमेशा पेयर्स में जनरेट होती है. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप एक्शन कर रहे हो तो रिएक्शन ज़रूर होगी, है ना. या कहो कि अगर आप एक्शन नहीं कर पा रहे हो तो रिएक्शन जनरेट नहीं हो पाएगी. मैं एक सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ. आप ग्राउंड पर फोर्स लगाते हैं, एक्शन है, तो रिएक्शन जनरेट होती है और इसके कारण आप चल पाते हो, है ना. अच्छा, आपने देखा होगा वो जो बॉक्सर्स होते हैं पंचिंग बैग को पंच करते हैं, है ना, प्रैक्टिस करते समय पंचिंग बैग को पंच करते हैं, ठीक है. अच्छा, पंचिंग बैग की जगह अगर वो एक पेपर पीस लगा लें या पेपर लगा लें और उसको पंच करें, तो क्या उतना ही फोर्स उनको मतलब लगेगा जितना वो पंचिंग बैग पे कर पा रहे थे? नहीं. मैं पूछूं क्यों, बॉक्सर तो वही है, उतना ही फोर्स वो लगाना चाहिए उसने. एक्चुअली क्या होता है कि बॉक्सर जो है वह पेपर पीस पर उतना फोर्स अप्लाई ही नहीं कर पाएगा. ही वोंट एबल टू अप्लाई द फोर्स एंड दैट्स वाई ही वोंट गेट दैट रिएक्शन. तो उसको हर्ट भी नहीं करेगा. लेकिन यदि वह पंचिंग बैग पर हर्ट करेगा, फोर्स लगाएगा, तो वह फोर्स अप्लाई कर पाएगा. जितना वो एक्शन लगा पाएगा उतना ही वो क्या कर पाएगा, रिएक्शन दे पाएगा. तो यह अंतर आपको समझना होगा कि एक्शन अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ही रिएक्शन हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी. अदरवाइज रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो आई होप कि ये जो हमने डिस्कस किया है ये आपको समझ में आया होगा. एक और बात, जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्शन और रिएक्शन क्योंकि इक्वल और अपोजिट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. मैं बता रहा हूँ यह बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है. याद रखिए ऐसा कभी नहीं होता है. एक्शन और रिएक्शन जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगी. क्यों नहीं करेंगी, रीज़न आप ध्यान से समझिए. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. ये दो अलग अलग बॉडीज पर एक्ट कर रही हैं. आप देखिए, आपने अर्थ पर फोर्स लगाया, ये एक्शन है. किस पर लगाया, अर्थ पर लगाया. और अर्थ ने आप पर लगाया, मतलब मैन पर लगाया, तो ये रिएक्शन है. तो देखिए यहाँ फोर्स, एक्शन फोर्स किस पर लगा, अर्थ पर. रिएक्शन फोर्स किस पर लगा, मैन पर. याद रखिए दो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस तभी कर सकते हैं जबकि वह एक ही ऑब्जेक्ट पर लग रहे हो. दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लगने वाले फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे और इसलिए यह संभव नहीं है. इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट दे विल कैंसल, है ना. तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको लगती है कि एक्शन और रिएक्शन क्योंकि इक्वल और अपोजिट है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होता है. बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. नाउ वी विल ट्राई टू डिराइव दिस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बाय सिंपल लॉजिक. ओके, अब ज़रा ध्यान से समझिए. मान लीजिए हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को
फोर्स एक दूसरे पर अप्लाई कर रहे हैं, दे आर अप्लाइंग फोर्स ऑन वन अनदर। मान लीजिए कि फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी जो है उसको हम कह रहे हैं एफ ए बी, ठीक है, और फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए जो है इसको हम कह रहे हैं एफ बी ए, ठीक है। याद रखिए कि ये जो फोर्सेस हैं ये कैसे हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं, दे आर इंटरनल फोर्सेस, ठीक है, ये कैसे हैं, इंटरनल फोर्सेस, क्लियर है, दे आर दी इंटरनल फोर्सेस। अब क्या होता है कि ये इंटरनल फोर्सेस हैं तो डेफिनेटली क्या होता है, देखिए याद रखिए कि इंटरनल फोर्सेस कभी भी मोमेंटम को चेंज नहीं कर पाते हैं। किसी भी सिस्टम का मोमेंटम जो चेंज होता है वह एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण होता है, ठीक है, किसके कारण होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण होता है। तो क्या होगा अगर इंटरनल फोर्सेस की हम बात करें तो इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो मोमेंटम को कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं वही मोमेंटम में चेंज करते हैं, और जैसा मैंने बताया कि ये जो हैं ये इंटरनल फोर्सेस हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर हम इन दोनों फोर्सेस की बात कर रहे हैं, एफ वेक्टर ए बी और एफ वेक्टर बी ए, तो ये कैसे हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं, और इंटरनल फोर्सेस कभी भी क्या नहीं करते हैं, मोमेंटम में चेंज नहीं लाते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी जो है वह क्या होगा, वह ज़ीरो होगा। चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी वुड बी ज़ीरो, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इधर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी ए वैक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पी बी वैक्टर, ठीक है। और हम अगर डिवाइड कर दें डेल्टा टी से तो आप ले सकते हैं डेल्टा पी ए वैक्टर बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पी बी वैक्टर बाय डेल्टा टी। अगर मोमेंटम ए का चेंज हो रहा है, समझिएगा, ए का अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है इसका मतलब फोर्स ए पर लग रहा होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए ये है ना, बी ऑन ए, मतलब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है हमने पढ़ा है सेकंड लॉ से, तो उसको कहते हैं हम एफ वेक्टर बी ए, है ना। और यहाँ क्या हो रहा है, माइनस डेल्टा पी बी वैक्टर बाई डी टी, मतलब यहाँ मोमेंटम बी का चेंज हो रहा है, और बी का चेंज हो रहा है इसका मतलब है फोर्स इज एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, ठीक है ना। इसको ले सकते हैं एफ वेक्टर ए बी, है ना। तो ये जो है ये क्या है, इसको हम अगर एक्शन कहते हैं तो ये रिएक्शन है। इसका मतलब है कि आप सेकंड लॉ अप्लाई अगर करते हैं और अगर आप यहाँ मोमेंटम की कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो आपको क्या मिल गया, थर्ड लॉ मिल गया, यानी कि एक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिएक्शन। यही तो हमें पता करना था कि एक्शन जो है वो क्या है, माइनस ऑफ रिएक्शन। सो आप इस कॉन्सेप्ट को लगाकर एक्चुअली थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन डिराइव थर्ड लॉ ऑफ मोशन।